Making a little speech at 9 o'clock, and basically I'm going to tell everybody how great I am. What a great job I've done. What a phenomenal job. What a phenomenal job I've done. Still recovering from the right to the jaw. And I say, Emmanuel, we'd love to have some help in the Gulf, even though we're setting records and knocking out bad people and knocking out ballistic missiles. We'd love to have some help. If you could you please send ships immediately? No. There's been a good deal of pressure on me to change my position in relation to joining the war, and I'm not going to change my position on the war. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। 2 अप्रैल की तारीख है, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं तमाम उन अपडेट्स को लेकर जो जुड़ी हुई हैं इस वक्त खाड़ी के हालात से। 28 फरवरी को शुरुआत हुई थी इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की। तो आज हम आपको जो खबरें आपको हम बताएंगे इस व्लॉग में, उसमें आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कि आज संबोधित किया है, 19 मिनट का एक संबोधन दिया है उन्होंने राष्ट्र के नाम। उसमें जो बड़ी बातें हैं वो क्या थी, कोई नई बात कही भी है या नहीं। शुरुआत में आपने जिस वीडियो को देखा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वी आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, ये इस संबोधन के पहले की साउंड बाइट्स थी। और आप सोचिए, एक अमेरिकी राष्ट्रपति खड़े होकर खुद अपनी पीठ थपथपा रहा है, कह रहा है कि वी आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, लोग तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद आगे चलकर जो है वो इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, उस स्पीच में वो उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको मिमिक करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप रह रहकर दुनिया के तमाम नेताओं की इस तरह से मिमिक्री करके उनकी जो है मजाक उड़ाया करते हैं, इसके लिए वो बदनाम है। मोदी जी की भी वो बहुत बारी जो है इस तरीके से मिमिक्री कर चुके हैं, हार्ले डेविडसन बाइक को लेकर खास करके जब विवाद चल रहा था। ये भी बताऊंगी कि राष्ट्रपति पेजेश्कियां जो कि ईरान के राष्ट्रपति है, उन्होंने अमेरिकी जनता को एक खुली चिट्ठी लिखी है, बहुत सदी हुई चिट्ठी है। उस चिट्ठी में आखिर क्या बातें कही गई हैं। उधर यूके के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर हो या फिर व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति रूस के, ये तमाम लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को क्या संदेशा दे रहा है, तमाम बातों को आपके सामने लेकर आऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातें रखी अपनी संबोधन में। मकसद क्या था? मकसद उनका यही था कि अमेरिका की जो जनता है उसको ये समझाया जा सके कि इस युद्ध की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी और इस युद्ध में अभी तक जो है वो किस हद तक कामयाब हुए हैं। 19 मिनट का एक ये संबोधन था और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अगर डील नहीं हुई ईरान के साथ में तो हम इतनी जबरदस्त बमबारी करेंगे कि ईरान को पाषाण युग में हम पहुंचा देंगे, मतलब स्टोन एज में हम पहुंचा देंगे। जी हाँ, ये बात अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक सुपर पावर मुल्क है, उसके राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम बमों से मार मार कर जो है ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे। स्टोन एज याद है जी, जब लोगों के पास जो है औजार के तौर पर जो पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों से, और आप शिकारी होते थे, आप उस वक्त इवॉल्व नहीं थे, सभ्य समाज जिसको हम परिभाषित करते हैं वो नहीं बने थे, वो एवोल्यूशन हो रहा था, ह्यूमन एवोल्यूशन। आप हंटिंग करते थे, पत्थरों को बतौर औजार जो आप इस्तेमाल करते थे। तो उसी स्टोन एज में वापस से ईरान को पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ कह रहे हैं कि बातचीत हम कर रहे हैं, बातचीत जारी है, लेकिन अगर डील नहीं हुई तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे। इसमें बड़ा सवाल यह होता है कि आखिरकार इसमें ईरान के लिए फिर इंसेंटिव क्या है, क्यों वो बातचीत करे अमेरिका से। पहले आपको मैं सुनाती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार जो है क्या कहा जब वो ये धमकी ईरान को दे रहे थे।
that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. तो आपने सोचा कि सुना आपने कि डोनाल्ड ट्रंप सीधे कह रहे हैं कि हम आपको स्टोन एज में जो है वापस से मारकर बमबारी करके हम आपको पहुंचा देंगे। इस युद्ध की जब शुरुआत हुई थी, अमेरिका और इजराइल ने दावा किया था कि भाई हम तो ईरान के लोगों की फ्रीडम के लिए, उनकी आजादी के लिए इस युद्ध को लड़ रहे हैं, उनको एक बेहतर जिंदगी देने के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, उनकी औरतों को हम ज्यादा हक और अधिकार देने के लिए ये युद्ध लड़ रहे हैं। ये हैं ऑब्जेक्टिव्स। आप ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रही हूं इस ब्लॉग में कि क्या सही में अमेरिका एक लोकतंत्र है या एक रोग नेशन है, जो किसी नियम कानून को नहीं मानता, जो अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाता है, और एक ही मंत्र है कि अगर मेरी लाठी है तो मेरा ही भैंस है। पहली दफा नहीं है वैसे कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा कर रहा हो। जॉर्ज बुश के टाइम से लेकर, इराक वॉर से लेकर, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता ओबामा ने भी आखिर अटैक किया ही था एक मुल्क को। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस भाषण में जिक्र किया कि कैसे कोरिया वॉर इन द 50s हो या वियतनाम वॉर हो, वो तमाम सालों तक लड़ी गई, तो एक जस्टिफिकेशन दे रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की थी, जो नेतन्याहू के हमले के साथ शुरू हुई और उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की जो है शुरुआत की, तो याद हो कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा था, अमेरिका की जो असेसमेंट थी कि 1-2 हफ्ते में ये युद्ध तो समझ जाएगा। लेकिन आज 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और अब अमेरिका कह रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है, कि ये युद्ध 2 या 3 हफ्ते और खींच सकता है, तो लगभग 2 महीने का युद्ध होगा। तो उसको कॉन्टेक्स्ट में डालकर डोनाल्ड ट्रंप कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमारा तो 2 महीने का युद्ध है, वियतनाम कोरिया तो 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल वाले युद्ध थे, हम उस तरह के युद्ध में नहीं फंस रहे हैं, इसीलिए खुद को जो है वो वाहवाही दे रहे हैं। अब इसमें जो इनकी भाषण है उससे ऐसा लगा कि एस्केलेशन और बढ़ने जा रहा है, भीषण जो है हमले होंगे यहां पर, ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण से। और साथ ही ये भी कहा कि ये दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, जो बाय द वे जिन्होंने कभी युद्ध के लिए जो है वो तैयार नहीं थे, ये देश, उनको खींचा गया जबरन इस युद्ध में, कि उनकी जिम्मेदारी है कि आप जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री अप कर लें। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो युद्ध शुरू होने के पहले तक बिल्कुल बाकायदा फ्री था, उसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन से जुड़ी हुई कोई मुश्किलात नहीं थी। आपने युद्ध की शुरुआत की, युद्ध की वजहों को आप आज तक जो है क्लियरली नहीं ले डाउन कर पा रहे हैं। हर रोज आप अपना गोल पोस्ट बदलते हैं, अपना माइलस्टोन बदलते हैं। इजराइल ने आपको इस युद्ध में उलझा दिया है, आपने दूसरे देशों को उलझा दिया है, जिसमें खाड़ी के आपके तमाम सहयोगी और एलाइज भी है, जहां जहां आपके सैन्य बेसिस हैं। और अब इसको जस्टिफाई करने के लिए आप कह रहे हैं कि भाई हमने तो उनकी नेवी को खदेड़ दिया है, उनकी सैन्य क्षमता को खत्म कर दिया है, तो यही वजह है कि ये युद्ध हम जीत चुके हैं। तो जो युद्ध का औचित्य है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि ईरान में एक हथियारी सरकार है, एक आतंक को समर्थन देने वाली सरकार है। और आज मैं इसीलिए ये भाषण दे रहा हूं जो उन्होंने 9 PM EST पे दिया था, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि अमेरिका में रात के 9 बजे बुधवार को, यहां भारत के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे 19 मिनट का संबोधन। तो उसमें उन्होंने कहा कि इस युद्ध में जो है बेसिकली हम आपको अनाउंस कर रहे हैं कि
we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. कि ईरान इतना विकेट देश है, उसके आक्रामक रवैये से जो है हम आजाद हो चुके हैं और वो परमाणु हथियारों को लेकर अब किसी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। आइए आपको सुनाती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बातें कही आगे अपने इस भाषण में। The country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing. The brilliance of the United States military. Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. तो ये बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, कहीं ज्यादा प्रॉस्परस हो जाएगा। वो ईरान की हुकूमत को, हुक्मरानों को हत्यारी कहते हैं, आतंक के समर्थक कहते हैं। लेकिन मैं फिर से सवाल वही दोहरा रही हूं, आज जो बर्बादी का आलम देखने को मिल रहा है ईरान समेत इस पूरे वेस्ट एशिया क्षेत्र में, क्योंकि ईरान ने तो ये दिखा दिया है कि ईरान भले ही कमजोर पड़ा हो, वो हारा नहीं है, उसका जज्बा कायम है, वो लड़ रहा है अमेरिका के साथ मिलकर, जबरदस्त जो है बमबारी कर रहा है और हमले कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए, प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है। कम से कम 13 अमेरिकी सोल्जर्स की जान जा चुकी है और अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेलेंस रेडार था, एवॉक्स जिसको हम कहते हैं, बोइंग सेंट्री जो उनकी एयरक्राफ्ट है उसमें सर्वेलेंस रेडार है। प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो रहे हैं ईरान की तरफ से। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस युद्ध में कम से कम वो ये जरूर साफ कर रहे हैं कि हमारी जो दिलचस्पी है वो आपके ऑयल फील्ड्स पर है, इसलिए हमने आपके ऑयल फील्ड्स को अभी तक निशाना नहीं बनाया है। तो एटलीस्ट डोनाल्ड ट्रंप इज ऑनेस्ट इन हिज कन्फेशन कि एट द एंड ऑफ द डे मकसद तो यही है कि जैसा हमने वेनेजुएला में उनके ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल किया, वैसा ही आपके यहां पर भी जो है तेल के जितनी रिफाइनरीज हैं, प्लांट्स हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ईरान को, एक पर्शियन सिविलाइजेशन को वापस स्टोन एज में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी ओर आपको बताती हूं मैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखी है, एक खुली चिट्ठी लिखी है अमेरिका की जनता को। और इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि एग्जैक्टली which of the American people interests are truly being served by this war. ये एक बहुत मैच्योर चिट्ठी लिखी है इन्होंने, जहां वो आगे लिखते हैं कि does the massacre of innocent children, the destruction of cancer treatment, pharmaceutical facilities, or boasting about bombing a country back to the Stone Ages serve any purpose other than further damaging the United States? आप हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर बमबारी कर रहे हैं, केमिकल कंपनियों पर बमबारी कर रहे हैं, ईरान के बच्चों की जान गई है, मिनाब के एलिमेंट्री स्कूल में 160 से ज्यादा 7 से 12 साल की बच्चियों की जान गई है। आप उनके फ्यूचर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मौत के घाट उतार रहे हैं, आप उनके फ्यूचर साइंस से जुड़े हुए यूनिवर्सिटीज को मौत के घाट उतार रहे हैं। इनके बहुत एडवांस साइंटिस्ट, साइंटिफिक माइंड्स हैं ईरान में। इतनी ज्यादा आप में भयंकर इनसिक्योरिटी है, आप इन लोगों को आप मौत के घाट उतार रहे हैं। और जो ईरान ने कहा भी था कुछ दिनों पहले कि अगर आप इनको मार रहे हैं तो क्या आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आगे चलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं? तो उस लिहाज से अगर अमेरिका ईरान का दुश्मन है, क्या अमेरिका में जो साइंटिफिक माइंड्स है वहां पर मेनलैंड में MIT जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं,
क्यों उसको ईरान आखिर लेजिटिमेट टारगेट्स ना बनाए उनको हिट बैक करने के लिए? पिज़ेश्कियां आगे ये भी लिखते हैं कि इट इज नॉट एविडेंट दैट ऑस्ट्रेलिया now aims to fight Iran to the last American soldier. कि basically it is it's evident है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ लास्ट सोल्जर तक, अमेरिका के लास्ट सोल्जर को इस युद्ध में लड़वाना चाहता है और इजराइल की वजह से अमेरिका जबरन जो है ये युद्ध लड़ भी रहा है, इजराइल आपको मैनिपुलेट कर रहा है। देखिए यहां पर ये लिखते हैं, डज द मैसेकर ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जैसे बिनाब स्कूल में हुआ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज। ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट में पहले हमले हुए हैं, उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। खाड़ी क्षेत्र में डिसैलिनेशन प्लांट में उन्होंने मारा है, या ऑयल रिफाइनरी एलपीजी प्लांट पे मारा है। और बॉम्बिंग अ कंट्री बैक टू द स्टोन एजेस सर्व एनी पर्पस अदर देन फर्दर डैमेजिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। कि अमेरिका आखिर किस मुंह से नैतिकता की बात कर सकता है वैश्विक मंच पर, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर सकता है वैश्विक मंच पर। और ये भी देखिए वो लिखते हैं कि अटैकिंग ईरान्स वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज डायरेक्टली टारगेट्स द ईरानियन पीपल। कि आप जब कहते हैं कि हम बिजली प्लांट्स को हम टारगेट करेंगे, हम आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेंगे, हम आपके थर्मल प्लांट्स को बॉम्ब कर देंगे, इसका असर तो सीधे तौर पर ईरान के आम लोगों पर होता है ना। तो आप ईरान की जनता को आप पनिशमेंट दे रहे हैं, रिजीम को पनिश करने के की बात कहकर। वही जनता है जिनके नाम पर आप कह रहे थे कि हम आजादी की ये युद्ध लड़ रहे हैं। बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वॉर क्राइम सच एक्शंस कैरी कॉन्सिक्वेंसेस दैट एक्सटेंड फार बियॉन्ड ईरान्स बॉर्डर। कहते हैं कि ये वॉर क्राइम्स हैं और इनका जो असर है वो सीमाओं के कहीं पार पड़ता है पूरे क्षेत्र में, क्योंकि जवाबी हमले कर रहा है ईरान। आप जब हमले करेंगे वो भी जो है अपनी लेजिटिमेट टारगेट्स चुन रहा है और उन पर हमले कर रहा है, तो खाड़ी देशों को भी इसका भुगतान करना पड़ रहा है। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई है, दुनिया भर में उथल पुथल की स्थिति है, ऊर्जा का भारी संकट देखने को मिल रहा है, कीमतें बढ़ी जा रही हैं, महंगाई की मार हर कोई झेल रहा है। तो वो यही कहते हैं कि दे जनरेट इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट्स and perpetuate cycles of tension, planting seeds of resentment that will endure for years. पूरी की पूरी जो पीढ़ी है ईरान की इस वक्त, एक नई पीढ़ी, आपको लगता है कि ये अमेरिका पर कभी भी विश्वास कर पाएंगे? अमेरिका के साथ रिश्तों को कभी भी सुधारने की बात करेंगे? क्योंकि इन्होंने इस छोटी सी उम्र में युद्ध देखा है, इन्होंने छोटी सी उम्र में अपने दोस्तों को खोया है। तो ये तो अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ शक की निगाहों से देखेंगे और ये जो नफरत है अमेरिका के लिए, संदेह है इनके दिलों में, ये और बढ़ेगा, ये तो कभी कमने वाला नहीं है। आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की इस तरीके से मिलिट्री सॉल्यूशंस नहीं कर सकते हैं ना। ईरान की रिजीम में बहुत खामियां हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। भारत में मेरी सरकार के साथ मुझे दिक्कतें हो सकती है, मैं उनसे बहुत सवाल पूछ सकती हूँ, सरकार में बहुत खामियां हो सकती हैं, लेकिन ये हक किसी दूसरे मुल्क को नहीं है कि हमारे अंदरूनी मामलों का हवाला देकर वो आकर हमारे यहाँ हमारे हेड ऑफ द स्टेट को असैसिनेट करे, हमारे यहाँ सरकार को बदलने की कोशिश करे। ये हक आपको किसने दिया? तो ये तो बात हो गई पेजेश्कियां की चिट्ठी की। बहरहाल जो व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने एक अहम सवाल पूछा है कि ईरान को आखिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ईरान और क्या कुछ बातें स्वीकार करेगा? по известному соглашению, о котором вы сейчас упомянули. Все. К Ирану невозможно предъявить никаких претензий. Затем Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из этого соглашения, а европейцы продолжили требовать от Ирана, чтобы он выполнял взятые на себя обязательства. Ну это, вы уж меня простите, но это какой-то бред. Не Иран же вышел из этого соглашения. США вышли. Бывший президент Трамп взял и принял решение выйти из соглашения. А европейцы говорят, да, это не очень хорошо, что американцы вышли, но вы, иранцы, все соблюдаете. С какого хрена-то иранцы, извините, так по-русски звучит грубовато немножко. तो पुतिन की ये जो साउंड बाइट है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं JCPOA का, उस परमाणु समझौते का जो ईरान और P5+1 मुल्कों के बीच में हुआ था,
और जिससे पुल आउट करने का फैसला बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था अपनी पहली सरकार में, अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन में 2016 से 2020 के बीच में। तो वो कह रहे हैं कि भाई उसमें तो तमाम बातें मान चुका था ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की मॉनिटरिंग को लेकर, IAEA के सेफगार्ड्स को लेकर। तो अब क्या चाहते हैं कि ईरान आखिर और क्या करे? और जब जब बातचीत होती है आप जाकर बैकस्टॉप कर देते हैं, आप छुरा भोग देते हैं उनकी पीठ पर। तो पुतिन जिनके साथ कभी डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल रिश्तों की इतनी बात होती थी, केमिस्ट्री की बात होती थी, डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगता था कि आपने जो है पुतिन की मदद ली है, रशिया की मदद ली है इलेक्शंस को रिग करवाने के लिए, आज वही वापस से एडवर्सरीज भी बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन तो है नहीं, सिर्फ बिजनेस में जो है उनकी इंटरेस्ट है। और पुतिन ये बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या चाहते हैं आप ईरान, आपको और क्या देखिए ऑब्लिगेशंस। चलिए पुतिन तो आपके एडवर्सरी हैं, लेकिन जो आपके सहयोगी हैं, कल एक व्लॉग में हमने कहा था कि कैसे यूरोप के नेता जो हैं वो हाथ खींच रहे हैं इस युद्ध से लगातार। स्पेन, इटली, फार लेफ्ट गवर्नमेंट, फार राइट गवर्नमेंट, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और यूरोप के बाहर जो पहले यूरोप का हिस्सा होते थे यूके, कियर स्टामर, वो भी लगातार कह रहे हैं कि हम इस युद्ध में नहीं आएंगे। एक बार फिर से उन्होंने दोहराया है इस बात को, क्योंकि उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका तो ये कह रहा है कि अगर आप इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनते हैं तो हम आपके साथ आगे चलकर कोई सहयोग नहीं करेंगे। केयर स्टामर ने क्या कहा यूके के प्रधानमंत्री ने, वो भी सुन लीजिए। Wouldn't come to the aid of the UK anymore in its Truth Social post. How seriously do you take that threat from our main ally? Well, it's very important that we're clear. There's been a good deal of pressure on me to change my position in relation to joining the war, and I'm not going to change my position on the war. So whatever the pressure, whatever the noise, I'm the British Prime Minister and I have to act in our national interests. I should say that on defence and security and intelligence, we're obviously working closely with the US, as we always do. And in relation to the planning on the Strait of Hormuz, of course, that involves talking to the Americans as well. So, as I say, whatever the pressure, whatever the noise, my job is, as British Prime Minister, to concentrate on what's in the British national interest. That's what's guided me through this conflict so far. It will continue to guide me as we go forward. Thank you very much indeed. ये बहुत दिलचस्प है केयर स्टामर जो कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक फिल्म है, बहुत पॉपुलर फिल्म है, कल्ट मूवी है, लव एक्चुअली। और लव एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा ही सीन है जहां पे ह्यू ग्रांट जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भूमिका निभा रहे, रोल निभा रहे हैं, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़े होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एंड फाइनली ही फाइंड्स हिज स्पाइन, फाइंड्स हिज वॉइस, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि भाई अमेरिका जो करता है ब्रिटेन उसको वाइल्डली फॉलो करता है, इट्स अ वैग द टेल पॉलिसी। और ह्यू ग्रांट जो है वहां एक सर्मन देते हैं कि ये ऐसा नहीं है, हमारी अपनी एक नेशनल इंटरेस्ट है। तो रियल लाइफ, फिल्मी लाइफ का एक बहुत रियल वर्जन देखने को मिल रहा है, जब कीर स्टामर कहते हैं कि भाई आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड आई विल सर्व ब्रिटिश नेशनल इंटरेस्ट। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हम पर जितना भी दबाव बनाए, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अबाउट द नॉइज। तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू खड़े हैं, क्योंकि नेतन्याहू की ही इंटरेस्ट है कि ये युद्ध जारी रहे, और नेतन्याहू की तमाम कोशिशें जारी हैं कि बातचीत की कोई भी एस्पेक्ट को वो कामयाब ना होने दें। और ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपको बता दूं आखिर में कि एक डॉक्टर खर्राजी हैं जो कि पूर्व विदेश मंत्री हुआ करते थे, उन पर भी हमला किया गया है ईरान में। उनकी पत्नी मारी गई है, पूरे परिवार पर हमला किया गया है, वो बहुत गंभीर रूप से चोटिल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में हैं, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ मीडिया के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से जो डायलॉग के चैनल को खोला गया है, जिसमें तुर्की, सऊदी और मिस्र के विदेश मंत्रियों को इस्लामाबाद बुलाया गया, और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डर चीन गए हैं, वो कुछ पीस पॉइंट्स को लेकर जो है मैसेंजर का काम कर रहे हैं ईरान के बीच में, दूसरे मुस्लिम नेशंस के बीच में। तो डॉक्टर खर्राजी अपेरेंटली उस डायलॉग का हिस्सा थे, ये खबरें बताई जा रही हैं, और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसीलिए एक पैटर्न के तहत इनको टारगेट किया गया है। भाई तो अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो सही नियत से आप बातचीत कीजिए, लेकिन अगर आप बातचीत इसीलिए करना चाहते हैं सो दैट यू कैन पुट अ टारगेट बिहाइंड पीपल्स बैक, देन स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस फार्स।
और यही वजह है कि जब आप स्कूल पर, हॉस्पिटल्स पर, फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर, बेरूट में आप देखिए किस तरीके के हमले की खबरें आ रही हैं, लेबनान में इजराइल की तरफ से इतने बच्चों की जान जा रही है। ईरान में आज डेथ टोल 1600 के पार बताई जा रही है। और कल हमने बताया था कि यूनिसेफ के आंकड़े की किस तरीके से 340 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है पिछले एक महीने के इस युद्ध में। तो अब आप एक पूर्व विदेश मंत्री को भी आप टारगेट कर रहे हैं, जो माना जा रहा था कि शायद डायलॉग का हिस्सा हो। किसके साथ आप अब डील करेंगे? रह गए आपके ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और उनके मजलिस के स्पीकर गालिबाफ। तमाम लोग यही कह रहे हैं। मुश्तबा खामनेई की ही लाइन पर कल मुश्तबा खामनेई की ट्वीट एक आई थी उनके ऑफिशियल हैंडल से कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो जारी रहेगा, और ये तमाम नेता भी वही कह रहे हैं कि हम मुश्तबा खामनेई के साथ हैं। कोई बातचीत नहीं हो रही है, भले ही अमेरिका हम पर रीच आउट कर रहा है। तो ईरान ने यूके के उस पोजीशन को भी वेलकम किया है जो कीर स्टारमर की आपकी बाइट सुनाई, और जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि वेलकम द यूके स्टांस ऑफ नॉट जॉइनिंग द इलीगल अग्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द इजरायली regime. We hope this decision will be fully upheld and implemented, and that, like other European countries, the UK will not allow the United States to use its territory to carry out attacks and killing of children. UAE ने भी एक इंपॉर्टेंट ट्वीट डाला है आज, जिसमें UAE ने कहा है कि UAE affirms embrace of Iranian community as integral to its diverse social fabric. दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग रहते हैं। UAE ने कहा है कि ईरानियन लोग भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे डाइवर्स सोशल फैब्रिक के लिए। हालांकि बहरीन से एक खबर जरूर आ रही है जिसको हम आगे ट्रैक करेंगे, और बताया जा रहा है कि वहां अमेज़न की एक क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस से जुड़ी हुई दफ्तर पर हमला हुआ है। ये कहा जा रहा है, ये रॉयटर्स ने इसे रिपोर्ट किया है, इंडियन एक्सप्रेस की ये खबर है। साइट कर रहे हैं कि एक आग लगी थी कंपनी फैसिलिटी में ईरान की वजह से। काफी दफा होता है कि या तो आप प्रिसीशन स्ट्राइक करते हैं, उससे आग लगती है, या तो जो आपकी इंटरसेप्टर्स हैं वो इनकमिंग मिसाइल स्ट्राइक को इंटरसेप्ट करती है, और उसके बाद जो उनकी टुकड़ियां गिरती हैं, डेब्री गिरता है, तो उससे भी आग लग जाते हैं बिल्डिंग्स में। बहरीन की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि ये कंपनी कौन सी है जिस पर ये आग लगी थी, और क्या इसमें किसी की जान गई है या किस हद तक जो है इसमें तबाही मची है, इसके बारे में फिलहाल हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर साफ है कि युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, और पत्रकारिता में हमें कहा जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव रहिए। न्यूट्रलिटी मैं यकीन करती हूं कि उस वक्त मुमकिन नहीं होता है जब बहुत साफ नजर आता है कि अग्रेसर कौन है। अगर अग्रेसर है जिसकी वजह से एक स्थिति बद से बदतर हुई है, तो उस अग्रेसर को कॉल आउट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बार फिर से कह रही हूं that America is behaving like a rogue nation. बच्चों को मारना, आम लोगों को मारना, आम लोगों से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मारना, नेतन्याहू को कार्ट ब्लांश दे देना कि आपने गाजा में नरसंहार किया, वेस्ट बैंक पर इलीगल ऑक्यूपेशन आपका जारी है, वहां पर भी पिछले एक महीने में जो हिंसा जारी है उसमें और 16 फिलिस्तीनी बच्चों की जान चली जाती है। वेस्ट बैंक और गाजा में पहले ही 75,000 लोगों की जान गई हुई है गाजा में नरसंहार में। ये कहते हुए कि हमास ने हम पर आतंकी हमला किया था 7 अक्टूबर 2023 को, तो इसलिए हमारा रेस्पॉन्स है। हाँ, हमास का हमला बिल्कुल गलत था, उन्होंने हॉस्टेजेस लिए, उन्होंने मासूमों की कत्ल की, वो आतंकी हमला ही था। लेकिन एक प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसकी ओर जिक्र कर रही थी खुद जॉर्जिया मेलोनी भी, जो कि इटली की फार राइट लीडर है। शी इज क्लोजर टू इजराइल देन दी अदर्स, लेकिन वो भी इस एक्ट को डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस से तो हम कोई अनुशासन एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो असंवेदनहीनता के साथ खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं और ये अनुमति दे रहे हैं कि बच्चों से लेकर साइंटिस्ट से लेकर यंग स्टूडेंट्स तक की जान ली जाए ईरान में, तो फिर आप तैयार रहिए। फिर ईरान जवाबी हमले दे रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी है, 8 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है। Our thoughts and prayers with all those families. लेकिन ये युद्ध किसकी देन है, इसे साफ गोई से कहना बहुत जरूरी है। ये युद्ध देन है इजराइल एंड अमेरिका की। अमेरिका लोकतंत्र नहीं, एक रोग स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहा है। आज के लिए बस यही बातें रखनी थी। शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। चैनल पर जरूर बने रहिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
आदाब।